बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 बायोएनर्जेटिक्स स्टार्ट किया था और जिसमें एटीपी को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको आपने ध्यान से समझना है। इसमें से ना आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं, और कैसे बनते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अच्छा, फोटोसिंथेसिस वैसे आपको वर्ड से क्या पता चल रहा है, और बहुत दफा हमने फोटोसिंथेसिस का वर्ड पढ़ा हुआ है, पहली दफा नहीं पढ़ रहे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, सही है। लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। तो लाइट को यानी सनलाइट को यूज करते हुए किस कुछ जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को या लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि वो अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन है? प्लांट्स हैं, कुछ एल्गी हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या है? वो ऑटोट्रॉफिक है। प्लांट्स तो सबके सभी ऑटोट्रॉफिक है ना, अपना फूड खुद बनाते हैं। और एनिमल्स क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है, क्योंकि वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज करके ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। इस बात का क्या मतलब है? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि ऐसा नॉन लिविंग जो ना चीजें होती हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, नॉन लिविंग रॉ मटेरियल्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। तो उनको यूज करते हुए वो ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। ऑर्गेनिक क्या चीज होती है? जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं ना, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं। तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस की क्या होती है? ग्लूकोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है ना, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो फूड क्या है? ऑर्गेनिक है। तो जो ऑर्गेनिक फूड है वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है, जो कि एक बायोमोलिक्यूल है ना कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर हमने ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च सब पढ़े हुए हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एनर्जी देते हैं एक तो, और दूसरी बात ये है कि वो दूसरे फॉर्म्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स में, लिपिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस तरह कन्वर्ट हो जाते हैं कि जब भी बॉडी में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो वेस्ट नहीं होते, बल्कि वो दूसरी फॉर्म्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि वो यूटिलाइज हो सके। जैसे कि प्रोटीन्स है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बॉडी के, और लिपिड्स हैं जो कि एनर्जी वगैरह स्टोर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास ना फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन शुरू हो रही है। ये आपने एज इट इज डेफिनेशन याद करनी है फोटोसिंथेसिस की। और ना नीचे आपके पास इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको भी आपने बहुत अच्छे से याद करना है। ये दोनों चीजें आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फोटोसिंथेसिस क्या है? सेम डेफिनेशन आगे। सिंथेसिस यानी प्रोडक्शन किस चीज की? ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या है? जो फूड है ना, जो बन रहा है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही है, किससे हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सनलाइट जो सूरज की रोशनी होती है ना, उसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। और ऑक्सीजन इसमें एक बाय प्रोडक्ट बनता है। बाय प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? साइड प्रोडक्ट, यानी ये मेन प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन ये भी एज अ प्रोडक्ट हमें रिसीव हो जाता है। मेन इसमें क्या चीज है? ग्लूकोज है ना इसका मेन प्रोडक्ट, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या मिल रही है? ऑक्सीजन भी मिल रही है। तो इसको हम इस बाय प्रोडक्ट कहेंगे, क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन है, और इसी रिएक्शन के ऊपर सारी की सारी लाइफ डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स अगर फूड नहीं बनाएंगे तो वो खुद भी जिंदा नहीं रह सकेंगे, और हमें भी फूड नहीं मिलेगा प्लांट्स से, तो फिर हमारे जो जो लाइफ है वो भी पॉसिबल नहीं होगी। तो सिंपल सी इक्वेशन इसकी दी हुई है, जो आपने एज इट इज जो है वो इक्वेशन याद कर लेनी है। वो क्या है कि 6 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और 12 किसके मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स। वाटर जो हम प्लांट्स को देते हैं ना, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए उनकी रूट्स में वाटर देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? एयर से, एनवायरनमेंट से आ जाती है। और फोटोन्स क्या है? लाइट एनर्जी, लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो फोटोन्स हैं। तो ये सब मिलेंगे, और साथ क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और ऑक्सीजन क्या है? जो प्लांट्स बनाते हैं और एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं ना, और फिर हम जब सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन ही तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। और साथ में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो ये नीचे इसके ना सबके नेम लिखे हुए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी यूज हो रही है, और ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर जो है वो बन रहा है। अच्छा, अब आगे हमारे पास जो है ना वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता किस तरह से है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 2 मैकेनिज्म है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो 2 फेजेस में होता है। ये 2 टाइप्स नहीं, ये 2 फेजेस है, यानी 2 मरहले हैं।
कि एक मरहले से जो गुज़रता है, फिर दूसरे मरहले से गुज़रता है, दूसरे फ़ेज़ से गुज़रता है, तब जाके ग्लूकोज़ बनती है। तो ये 2 जो है इसके फ़ेज़ेज़ हैं, एक होता है लाइट रिएक्शंस और एक होता है डार्क रिएक्शंस। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको लगता है कि लाइट रिएक्शन जो है वो सिर्फ़ दिन के टाइम रोशनी में होता है और जो डार्क रिएक्शन है ना वो रात के टाइम अंधेरे में होता है। ऐसा नहीं है, ये तो है कि लाइट रिएक्शन जो है वो रोशनी में होता है, इसीलिए हम इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइट की प्रेज़ेंस में हो सकता है। अगर लाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन होगा ही नहीं। अच्छा, लेकिन जो डार्क रिएक्शन है ना, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लाइट की प्रेज़ेंस ना हो तो अंधेरा हो तो ये होगा। डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट में भी हो सकता है और डार्क में, दोनों के अंदर जो है वो डार्क रिएक्शन हो सकता है, लेकिन लाइट रिएक्शन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइट की प्रेज़ेंस में ही होता है। अच्छा, अब होता क्या है लाइट रिएक्शन में ना, सनलाइट आती है और सनलाइट की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं। अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा इसका कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। एंड पे हमारे पास जो है ना वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिन्हें एटीपी और एनएडीपीएच कहा जाता है। फिर वो एटीपी और एनएडीपीएच जो बनते हैं ना, वो एटीपी हमने पढ़ लिया, एनर्जी मॉलिक्यूल है जो एनर्जी देते हैं, वो जो है ना वो डार्क रिएक्शन के पास चले जाएँगे, फिर डार्क रिएक्शन वाले फ़ेज़ में चले जाएँगे और फिर डार्क रिएक्शन के अंदर जो है उनको यूज़ करते हुए, एटीपी और एनएडीपीएच की एनर्जी को यूज़ करते हुए डार्क रिएक्शन होगा और एंड पे हमारे पास जो है वो ग्लूकोज़ बन जाएगी। इस तरह से ये 2 फ़ेज़ेज़ के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। लाइट रिएक्शन जो है ना वो कहाँ पे होता है? अच्छा, ये बात तो सबसे मेन बात है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होता कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल्स में तो प्रेज़ेंट है, लेकिन ह्यूमन्स या एनिमल सेल्स में प्रेज़ेंट नहीं होता। इस वजह से तो हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता ना। ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, इसी वजह से तो प्लांट्स का जो कलर है वो भी ग्रीन होता है। तो प्लांट्स के जो पार्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं उनका कलर ग्रीन होता है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे उनके सेल्स के अंदर। अच्छा, अब लेकिन क्लोरोप्लास्ट में तो होता है ये प्रोसेस, ये तो सिंपल बात होगी कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन अब हमने तो दो प्रोसेस फेजेस पढ़े ना, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो ये दोनों भी जो है वो क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट रीजन्स के अंदर होती हैं। तो जो लाइट रिएक्शन है, ये अब आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? लाइट रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है और जो डार्क रिएक्शन है ना, वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है। अब अगर किसी को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स क्या और स्ट्रोमा क्या है? तो इसका मतलब ये है कि उसने चैप्टर 4 को सही तरीके से नहीं पढ़ा हुआ बायो का। चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके मैंने हर ऑर्गेनेली के अलग-अलग लेक्चर्स जो हैं वो डाले हुए हैं। तो उसमें मैंने क्लोरोप्लास्ट जो है वो, जो कि प्लास्टिड्स है ना, प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट आते हैं, उसका मैंने लेक्चर डाला हुआ है। तो यहाँ पे मैं उसका लिंक भी अटैच कर रही हूँ, तो उसको आप लाज़मी एक दफ़ा जाके गो थ्रू कर लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अब ये देखें, ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है और इसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो स्ट्रोमा क्या होते हैं। तो ये देखिए ना, ये फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में ये जैसे कॉइन्स है, कॉइन्स का स्टैक बना हुआ है ना, ढेर सा बना हुआ है। इसी तरह से ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं। हर स्टैक को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। ये जो पूरा स्टैक है ना, इसको हम कहते हैं कि ये एक ग्रेनम है। इस पूरे स्टैक को हम कहते हैं, ये जो पूरा है ना, ये ढेर, इसको मैं कहूंगी कि ये एक ग्रेनम है। और दो या दो से ज्यादा की बात करूंगी, प्लूरल की बात करूंगी, तो उसको ग्रेना कहेंगे। अच्छा, लेकिन ये ग्रेनम बना हुआ कैसे है? ये एक एक पॉइंट से बना हुआ ना, ये एक एक सैक से मिलकर बना हुआ है, ये ग्रेना जो है, ग्रेनम पूरा। तो ये जो एक सैक है ना, इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। सही है, तो ये एक थाइलाकॉइड है और ये बहुत सारे थाइलाकॉइड्स मिलके एक दूसरे के ऊपर यूं इकट्ठे हो जाते हैं ना, जब पाइलअप हो जाते हैं, तो हमारे पास एक ग्रेनम बन जाता है। तो ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है ना, थाइलाकॉइड, एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो है वो लाइट रिएक्शन होता है। ये अब आपको नजर आ रहा है, ये एक जो है ये एक थाइलाकॉइड है, इस ये बहुत सारे थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर पाइलअप होकर ग्रेनम बन गए। तो थाइलाकॉइड के अंदर जो है वो हमारे पास लाइट रिएक्शन होता है और उसके अलावा जो है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, ये येलो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड होता है। जैसे सेल के अंदर है ना साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सेल के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो, ये इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं इस फ्लूइड को, और इसके अंदर क्या होता है? डार्क रिएक्शंस होते हैं। ये जो दोनों फेजेस है ना लाइट फोटोसिंथेसिस के, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, ये दोनों जो है वो बारी-बारी डिस्कस किए हुए हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। लाइट रिएक्शन पे या डार्क रिएक्शन पे, दोनों में से किसी एक पे नोट लिखने के लिए भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी इनके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बनती है, तो शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि ये ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होगी। तो आपने इस पूरे टॉपिक को और फिर इसकी डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसकी डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं ना आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि पहले हम इसको डायग्राम समझेंगे इसकी ना, फिर हम ऊपर से इसके पॉइंट्स को रीड करेंगे। क्योंकि ये जो डायग्राम है ना, यही सारे पॉइंट्स हैं। यानी अगर आपको डायग्राम समझ आ जाएगी ना, आपको सारे पॉइंट्स समझ आ जाएँगे।
इन्हीं जो डायग्राम के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं ना, पॉइंट्स में उसी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम में हो क्या रहा है कि क्लोरोफिल के अंदर जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स है, वहाँ पे होती है ना लाइट रिएक्शन, हमने अभी देख लिया। अब ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल आपके पास बना हुआ है, ये डायग्राम आपने बनाने की बहुत प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, और पेपर में आपने ये डायग्राम लाज़मी बना के लानी है, और ये इतनी मुश्किल नहीं है, ईज़ी सी है। अच्छा, अब ये जो क्लोरोफिल है ना, इसकी जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं, उसके अंदर ये जब क्या होगा कि जब लाइट आती है ना, लाइट ये देखें, ये लाइट रिएक्शन है, लाइट की प्रेज़ेंस में होते हैं, तो लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। तो जैसे ही क्लोरोफिल के ऊपर लाइट पड़ती है, तो क्या होता है कि इसके अंदर ये जो इसके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स है ना, उसके अंदर से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं। क्योंकि जब लाइट पड़ती है ना, तो उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, वो एक्साइटेड हो जाते हैं। जब भी कोई चीज़ एक्साइटेड होती है ना, तो वो एक दफ़ा तो उछलने लग जाती है ना एक्साइटमेंट में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएँगे, एक्साइटेड हो जाएँगे और वो अपनी जगह छोड़ देंगे। अब यहाँ से क्या हुआ कि लाइट पड़ी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी जगह छोड़ दी, और अपनी जगह छोड़ के ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इनके अंदर जब लाइट पड़ी ना सनलाइट, तो सनलाइट क्या है, एक एनर्जी ही है ना, तो इसने इनको एनर्जी प्रोवाइड की, तो इस एनर्जी की वज़ह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, ये हाई एनर्जी हो गए, एक्साइटेड हो गए, और उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, और ये अपनी जगह छोड़ के ये क्लोरोफिल से ना रिलीज़ होके ये कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि ना क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करती है। ये एक ना बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये पूरा एक स्टेप होता है, प्रोसेस होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं, ये क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करती है। अब यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो रिलीज़ हुए थे, और ये देखो, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बन गए थे, और ये अपनी जगह छोड़ के ऊपर चले गए। से ये एक्साइटेड होके यहाँ पे ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स पहुँच गए हैं। अब क्या होगा कि ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो उनको ट्रांसपोर्ट करेगी, और इस ट्रांसपोर्ट के दौरान जब ये मूव करेंगे या जंप करेंगे, तो इनकी जो एनर्जी है वो लूज़ होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक दफ़ा गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, उसके अंदर एनर्जी आ गई। जैसे-जैसे वो मूव करते जाएँगे, तो एनर्जी कम होती जाएगी ना, पेट्रोल यूटिलाइज़ होता जाएगा। इसी तरह से एक दफ़ा तो इनके अंदर लाइट की वज़ह से एनर्जी आई, एक्साइटेड हो गए, लेकिन जैसे-जैसे ये मूव करेंगे ना, वो एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। अब वो जो एनर्जी है ना, इनके अंदर से जो रिलीज़ होगी, वो किस फ़ॉर्म में रिलीज़ होगी? एटीपी की फ़ॉर्म में। ये देखिए ना, ये इलेक्ट्रॉन एक दफ़ा एक्साइटेड होके ऊपर गए हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी आहिस्ता-आहिस्ता स्लो डाउन होती जा रही है। अच्छा, तो अब जब जैसे ही ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इनके अंदर से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो किस फ़ॉर्म में रिलीज़ हो रही है? एटीपी की फ़ॉर्म में। हमने पिछले लेक्चर में एटीपी को डिस्कस किया है कि सेल के अंदर जो भी एनर्जी होती है, वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी की फॉर्म में। तो एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है सेल की। तो इधर से जो एनर्जी रिलीज हुई, वो भी सेल ने अपने अंदर एटीपी की फॉर्म में क्या कर ली है, स्टोर कर ली है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के चले गए हैं ना, तो इस जगह पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई है, शदीद कमी होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अब उस कमी को भी तो पूरा करना है, जो यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई है, उसको पूरा करने के लिए क्या होता है, क्लोरोफिल के पास जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, हमने फोटोसिंथेसिस में देखा है ना, वाटर भी यूज़ होता है, सनलाइट भी यूज़ होती है, वाटर भी यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगले डार्क रिएक्शन के अंदर यूज़ होगी। अब वाटर क्या करेगा कि जो वाटर है ना, ये जो क्लोरोफिल है, वो वाटर की करवा देगा ब्रेकडाउन, यानी लाइट एनर्जी की वजह से ही जो इसके पास एनर्जी है ना, उस एनर्जी को यूज़ करते हुए वाटर की ब्रेकडाउन हो जाएगी, और जब वाटर की ब्रेकडाउन हो जाएगी, तो उसके हाइड्रोजन अलग हो जाएँगे, ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएगा सेपरेट, और उसके अंदर से भी उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज़ हो जाएँगे। अब ये जो वाटर के 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या कर देंगे, इस जगह पे जो डेफिशिएंसी थी ना इलेक्ट्रॉन्स की, उसको पूरा कर देंगे। यानी वाटर की ब्रेकडाउन होगी, वाटर की ब्रेकडाउन होने के बाद जो वाटर के इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने जो यहाँ पे क्लोरोफिल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई थी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स तो निकल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले गए हैं ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई थी, उसको किसने पूरा कर दिया, वाटर के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, वाटर की ब्रेकडाउन की वजह से उन्होंने पूरा कर दिया। दूसरी बात ये है कि वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी तो निकला है, तो जो ऑक्सीजन है ना, ये वो ऑक्सीजन है जो हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन बनती है, जिसको हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं, रिस्पायरेशन के लिए, तो वो यहाँ से निकलती है। जो वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है ना, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन निकली है, ये एयर में रिलीज हो जाएगी, और हम जो है वो उसको सांस लेने के लिए यूज करते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बना है ना वाटर की ब्रेकडाउन की वजह से, ये हाइड्रोजन जो है वो अभी हम एंड में जब ये स्टेप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन यूटिलाइज होते हैं। लेकिन ये इसका एरो जा रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं क्या होता है। तो ये हमने फोटोलाइसिस पढ़ा, ये आपकी बुक में इसका वर्ड नहीं लिखा हुआ फोटोलाइसिस का, वैसे इस प्रोसेस को हम फोटोलाइसिस कहते हैं, यदि लाइट की वजह से वाटर की होगी ब्रेकडाउन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन ये जो यहाँ से निकले हुए थे, क्लोरोफिल से पहले से निकले हुए थे एक्साइटेड होके, अब जब ये नीचे मूव किए, इनके अंदर से एटीपी बन गया। एटीपी बनने के बाद क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, सही है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं।
अच्छा, ये दोबारा से इस क्लोरोफिल के ऊपर लाइट पड़ी है तो यहाँ से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि एनएडीपी क्या चीज़ है? एक कोएंजाइम है एनएडीपी। कोएंजाइम क्या होता है कि जो एंजाइम की जो वो हेल्प कर रहा होता है ना फंक्शन करने में। तो एनएडीपी एक कोएंजाइम है जो कि क्लोरोफिल के पास स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है पहले से। तो क्या होगा कि इस एनएडीपी की रिडक्शन हो जाएगी। अब रिडक्शन क्या होता है, हमने जो ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझाया था। रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, और अब हमारे पास है, मैं आपको रिडक्शन के बताती हूँ। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन कहते हैं हम इसको। और साथ में जो है ना वो हाइड्रोजन आयंस भी गेन होते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो NADP है ना, इसके पास जो है यहाँ से हाइड्रोजन आयंस भी, जो वाटर की ब्रेकडाउन से हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए थे वो भी NADP के पास आ जाएंगे और ये NADPH बन जाएगा। और साथ में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मूव कर रहे थे ना, ये भी NADP के पास आ जाएंगे और ये जो है ये भी एक हाई एनर्जी कंपाउंड बन जाएगा NADPH। अब NADPH कैसे बना है, NADP के अंदर हाइड्रोजन आयंस और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इलेक्ट्रॉन्स दोनों चीजें NADP के अंदर आ गई, तो ये क्या बन गया, NADPH। तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास लाइट रिएक्शन का क्या बना है, अगर आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस का नहीं, फोटोसिंथेसिस में तो एंड में हमारे पास ग्लूकोज बननी है ना और ऑक्सीजन बननी है। लेकिन लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि लाइट रिएक्शन में एंड पे क्या बना, तो लाइट रिएक्शन के एंड पे एटीपी बना और NADPH बना। ये 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास लाइट रिएक्शन से बनते हैं। अच्छा, अब ऊपर से हम इसके पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं। अब ये आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेंगे। देखिए, लाइट रिएक्शन के दौरान वो कह रहे हैं कि लाइट एनर्जी यूज़ होती है और हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एटीपी और NADPH बनते हैं। हमने देख लिया कैसे बनते हैं। अब हमारे पास रिएक्शंस क्या हो रहे हैं? रिएक्शंस ये हो रहे हैं कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, क्लोरोफिल, और उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो जाएँगे। क्यों रिलीज़ हो जाएँगे? क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब होने की वजह से वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बन के एक्साइटेड हो गए थे और एक्साइटेड फॉर्म में वो क्या हो जाएँगे? रिलीज़ होके बाहर चले जाएँगे। तो ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरोफिल से रिलीज होंगे और बाहर चले जाएंगे। अब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो रिलीज होके क्लोरोफिल से बाहर गए हैं वो कहाँ चले गए, उनको किसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने, जो कि एक स्पेशल टाइप की चेन है जो क्लोरोफिल के अंदर और प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स और कैरियर्स होते हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे और मूव करके वो हाई लेवल से, क्योंकि एक्साइटेड होके जो वो हाई लेवल पे गए थे वहां से वो लो एनर्जी लेवल की तरफ आने लग जाएंगे। और जब वो हाई से लो की तरफ वापस आएंगे, अपने नॉर्मल लेवल की तरफ वापस आएंगे, तो जो एनर्जी उन्होंने अब्सॉर्ब की थी जिसकी वजह से वो हाई लेवल पे चले गए थे, वो एनर्जी उनके अंदर से बाहर रिलीज हो जाएगी। अच्छा, और जब वो रिलीज होगी एनर्जी, तो सेल जो है वो उसको यूज करके क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पे एटीपी। अच्छा, उसके बाद हमने एक बात ये पढ़ी कि लाइट जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल के भी ब्रेक डाउन करवा देगी, क्योंकि क्लोरोफिल के पास वाटर है ना, प्लांट्स को वाटर तो देते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, तो फोटोसिंथेसिस में वाटर भी यूज हो रहा है, तो लाइट क्या करेगी, उस वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करवा देगी। ऑक्सीजन उसमें से रिलीज हो जाएगा जो कि एयर में रिलीज हो जाता है, जिसको हम रिस्पायरेशन के लिए यूज करते हैं। हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या करेगा, वो क्लोरोफिल के पास, क्लोरोफिल को क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे, जो अभी हमने देखा यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन पॉजिटिव बन गया ना। इसका मतलब क्या है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करे तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते थे, तो जिसने अपने नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स को जब बाहर रिलीज कर दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो इसने क्या कर दिया, क्योंकि वैसे तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा ना, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं, प्रोटॉन्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, इस वजह से एटम जो है वो बैलेंस्ड होता है, न्यूट्रल होता है। अब इसने जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया तो इसका मतलब इसके प्रोटॉन्स अंदर बढ़ गए ना। तो क्या हो गया कि जब प्रोटॉन्स बढ़ गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स अपने इसने रिलीज कर दिए। और वो हाइड्रोजन ने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे वो क्लोरोफिल के अंदर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई थी, क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर रिलीज हो गया था ना, तो ये उस डेफिशिएंसी को पूरा कर देंगे। यहाँ पे देखिए यही बताया हुआ है कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, क्लोरोफिल को दे देगा और खुद क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। आयन का क्या मतलब है कि जब भी किसी पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम उसको कहते हैं कि वो आयन बन गया। जब तक वो बैलेंस था तब तक वो हाइड्रोजन एटम था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा वो आयन बन जाएगा। अब क्लोरोफिल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि निकले हुए थे, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मूव कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक तो उन्होंने एटीपी बना दिया, हमने देख लिया। एटीपी के बनाने के बाद वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलेंगे, ये जो वाटर का हाइड्रोजन आयंस थे उनके साथ मिलेंगे और क्या कर देंगे, NADP को रिड्यूस करवा देंगे। रिड्यूस का मतलब अभी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, NADP की रिडक्शन करवा देंगे और क्या बना देंगे, NADPH।
निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है, एनएडीपी की रिड्यूस्ड फॉर्म है। और यहाँ पे ना अब आपको एक साइड बॉक्स में बताया हुआ कि एनएडी है क्या चीज़, ये कोएंजाइम होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि एंजाइम को क्या करते हैं, हेल्प को का क्या मतलब होता है, असिस्ट करना ना, हेल्प करना, एंजाइम की हेल्प करता है। और इसकी जो एक फॉर्म, वन फॉर्म ऑफ दिस कोएंजाइम आल्सो कैरीज फॉस्फेट, और जिस फॉर्म में फॉस्फेट प्रेजेंट होता है उसको हम एनएडीपी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, एनएडी कोएंजाइम है और अगर उसके अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट होगा तो एनएडीपी बन जाते हैं। और अब जब उसकी रिडक्शन हो गई यानी उसके अंदर हाइड्रोजन और आइंस आ गए हैं तो वो क्या बन जाएगा, एनएडीपीएच बन जाएगा, हाइड्रोजन आइंस आ जाएंगे उसके अंदर तो वो एक एनएडीपीएच बन जाएगा जो कि इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास डार्क रिएक्शंस आ जाते हैं जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। अच्छा, जो पिछला हमने लाइट रिएक्शंस पढ़ा था ना उनको जी स्कीम भी कहते हैं क्योंकि उसकी डायग्राम आप देखिए बिल्कुल जेड इस तरह से यूं जेड बन रहा है, तो इसको हम जी स्कीम भी कहते हैं। अच्छा, और इसको जो डार्क रिएक्शंस उनको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसको क्यों केल्विन साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर किसने किया था, एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था मेल्विन केल्विन, इस वजह से हम इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब डार्क रिएक्शन के फेज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है और क्या बना देती है, ग्लूकोज बना देती है। अब वो कैसे बनती है, पहले हम इसकी भी डायग्राम देख लेते हैं फिर हम इसके पॉइंट्स को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ना डायग्राम है हमारी, हमारे पास फोटोसिंथेसिस में एक तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही थी, एक हमने देखा कि वाटर यूज होता था, साथ में हमारे पास जो है वो लाइट एनर्जी यूज होती थी, सही है ये। बाकी वो तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O वो तो वैल्यूज सही है जितने जितने यूज होते हैं हमारे पास, साथ में लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में ही होता, तो एंड में हमारे पास बनता कहते हैं C6H12O6 ग्लूकोज बनती थी, साथ में हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन बनता था और साथ जो है वो वाटर भी रिलीज हो जाता था। ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का पूरा रिएक्शन था ना। अच्छा, अब देखिए जो हमने वाटर था वो तो हमने पिछले उसमें पढ़ लिया कि वाटर यूज हो गया और ये सारा हमने पढ़ लिया। जो ये एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट था ना वाटर, उसका यूज भी हमने पढ़ लिया, ऑक्सीजन भी रिलीज हो गई, सही है, और ये H2O भी हमारे पास जो बचना था वो बच गया। अब यहाँ पे ना क्या यूज होना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो दूसरा रिएक्टेंट था, दो रिएक्टेंट्स है ना, दो चीजें रिएक्ट कर रही थी लाइट एनर्जी के प्रोसेस में और फोटोसिंथेसिस हो रही थी, तो वाटर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है वो हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ लिया। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रिएक्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। देखिए 6 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 है ना, इसमें कितने यूज हो रहे हैं, 3 यूज हो रहे हैं, 6 में से 3 यूज हो रहे हैं। क्यों 3 यूज हो रहे हैं ये आपको मैं आगे चल के बताती हूँ कि क्यों यूज हो रहे हैं। अच्छा, ये देखिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये कंबाइन कर जाएंगे, किस चीज के साथ कंबाइन करेंगे, 5 कार्बन कंपाउंड्स के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ। ये जो ये इस साइकिल के एंड पे जो ये प्रोडक्ट बनते हैं ना, ये वाला प्रोडक्ट, ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स इस प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करके ये बनाएंगे। समझ आ रही है आपको बात की कि ये दोनों चीजें मिलके ये बनाती हैं, फिर एंड पे दोबारा हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है जो दोबारा से 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है और इस तरह से साइकिल चलता रहता है। तो ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट है इस साइकिल का, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके इस तरह से ये चलता है साइकिल। तो अब ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं और ये कंबाइन हमारे पास किसके साथ कर रहे हैं, 3 ही मॉलिक्यूल्स के साथ। ये देखिए 1 2 3 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ये 3 मॉलिक्यूल्स किस चीज के हैं, 5 कार्बन कंपाउंड के, यानी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 5 कार्बन है। तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर 5-5 कार्बन के कंपाउंड है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 ये भी 5, यानी 5 कार्बन रखने वाले 3 मॉलिक्यूल्स हैं। 3 मॉलिक्यूल्स, तीनों के अंदर 5-5 कार्बन है और वो किसके साथ कंबाइन कर जाएंगे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो टोटल हमारे पास कितने कार्बन हो गए, लेकिन ये 5 कार्बन वाले 3 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 15। इसका मतलब इस टोटल ये 15 है और इसके अंदर ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो 3 ये कार्बन हो गए, तो 15 और 3 मिलकर टोटल कितने कार्बन हो गए, 18 कार्बन हमारे पास जो है वो टोटल आ गए। अब क्या होगा, तो ये 18 कार्बन्स किस फॉर्म में अरेंज होंगे, ये अरेंज हो जाएंगे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे 6 कार्बन वाले। जैसे पहले ये 3 मॉलिक्यूल्स है ना 5 कार्बन वाले, अब इसी तरह से 3 मॉलिक्यूल्स बन गए 6 कार्बन वाले। ये देखिए ये 1 2 और 3 मॉलिक्यूल्स बन गए, तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 18 ही होता है ना। तो ये 18 हमारे पास कार्बन जिस तरह से अरेंज हुए, समझ आ रही है आपको बात की, कि ये 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स मिले 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो टोटल 18 कार्बन हो गए। और वो किस तरह से हमारे पास अरेंज हुए हैं, उन्होंने 3 मॉलिक्यूल्स बना दिए 6-6 कार्बन के, 6-6 कार्बन के उन्होंने 3 मॉलिक्यूल इस तरह से ना, ये देखें ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाले उन्होंने इस तरह से 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनाया। अब हुआ क्या, ये भी 1 2 3
4 5 6 और ये 1 2 3 4 ये इस तरह से उन्होंने ना ये अरेंजमेंट कर लिया। अब ये हुआ क्या है कि ये जब उन्होंने ये बनाया है ना, तो ये अनस्टेबल है। 6 कार्बन वाला कंपाउंड अनस्टेबल होता है। 5 कार्बन वाला भी स्टेबल था ना, तो ये जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है ना, ये अनस्टेबल है। ये जो एक कंपाउंड है जिसके अंदर 6 कार्बन है ना, ये अनस्टेबल है, ये नहीं रह सकता इस फॉर्म में। तो अब ये क्या कर दिया, जो चीज़ स्टेबल नहीं होती है ना, वो फिर टूट जाती है। तो अब ये टूट गए मॉलिक्यूल्स। ये ऐसे ना सेंटर से यूँ ये टूट गए दोनों मॉलिक्यूल्स। तो अब ये देखे ना, ये एक मॉलिक्यूल था 6 कार्बन वाला, ये एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाला, ये एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाला, ये भी टूट गया और इसने 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए 3 कार्बन वाले। इसने भी 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए 3 कार्बन वाले, इसने भी 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए 3 कार्बन। टोटल हमारे पास अब ये क्या बन गए, 6 मॉलिक्यूल्स बन गए 3 कार्बन वाले। ये बात समझ आ रही है? पहले हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स थे 6 कार्बन वाले, इस तरह ना 6 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, यूं 6 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और ये 3 मॉलिक्यूल्स उन्होंने बनाए हुए थे। अब ये जो 6 कार्बन जुड़े हुए थे ना, ये अनस्टेबल थे, ये एक साथ 6 कार्बन जुड़े नहीं रह सकते थे, तो ये दरमियान से हो गए, टूट गए। तो अब हमारे पास ये टूटने के बाद ना, ये इस तरह से हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं 3-3 कार्बन वाले। ये इस तरह से हमारे पास ना 6 मॉलिक्यूल्स बन गए 3-3 कार्बन वाले। तो अभी तक हमारे पास ये पूरा प्रोसेस चल गया, 18 कार्बन ही हमारे पास यहाँ तक अभी तक चल रहे हैं। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस हुआ कि पहले हमारे पास 3 मॉलिक्यूल मिले जिनके अंदर 5 कार्बन्स थी, 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स मिले 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ, टोटल 18 कार्बन हो गए। वो इस तरह से अरेंज हो गए कि उन्होंने 3 मॉलिक्यूल्स बना दिए 6-6 कार्बन वाले ना, इस तरह से 3 मॉलिक्यूल्स बना दिए। और फिर क्या हुआ कि वो 6 कार्बन एक साथ जो थे वो अनस्टेबल थे, तो वो टूट गए और टूट के अब हमारे पास जहाँ 3 मॉलिक्यूल्स हैं 6-6 कार्बन वाले, अब वहाँ 6 मॉलिक्यूल्स बन गए 3-3 कार्बन वाले। समझ आ रही है आपको इस बात की? 6 मॉलिक्यूल्स बन गए 3-3 कार्बन वाले, ये इस तरह से अब ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये जो है ना 3 कार्बन कंपाउंड, ये इसके ऊपर जो है वो एटीपी और एनएडीपी जो पिछला हमारे पास लाइट रिएक्शन में बने हैं ना, ये एटीपी और एनएडीपी मैंने आपको बताया था कि जो लाइट रिएक्शन में ये बनेंगे, ये डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। यहाँ पे ना ये यूज होंगे और ये क्या बना देंगे, ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। ये देखें, ये 6 मॉलिक्यूल्स थे 3 कार्बन वाले। अब इसमें से क्या हो गया, 3 कार्बन वाला एक कार्बोहाइड्रेट बन के रिलीज हो जाएगा। ये हमारे पास ये दोबारा से इसी तरह से ये आ रहे हैं, ये 6 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन वाले दोबारा से उन्होंने ये दिखा दिए। पहले ये सिंपल थे, अब इनके अंदर जो है वो एनर्जी ऐड होगी, तो ये ग्रीन कलर के हो गए। देखिए पहले तो ये इस तरह थे ना, सिंपल ब्लू कलर में थे, अब इनके अंदर ये एनर्जी ऐड होगी, तो ये किस कलर के बन गए, ग्रीन कलर के। अब इसके अंदर से ये जो एनर्जी इनके अंदर ऐड हो गई है ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में आ गए। पहले ये सिंपल कार्बन कंपाउंड्स थे, अब ये 3 कार्बन वाले क्या बन गए, कार्बोहाइड्रेट बन गए। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें से एक 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो रिलीज हो जाएगा। सही है, एक 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट इसमें से रिलीज हो गया, तो पीछे कितने बच गए, ये 5 बच गए। तो ये 5 हमारे पास 3 कार्बन वाले ये मॉलिक्यूल्स जो है वो बच चुके हैं 5। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो एक रिलीज हुआ ना 3 कार्बन वाला, लेकिन हमारे पास ग्लूकोज के अंदर तो 6 कार्बन है। समझ आ रही है, ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो ये तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड रिलीज हुआ, यानी ये तो C3 वाला कंपाउंड जो है वो रिलीज हुआ, तो ये ग्लूकोज का हाफ हुआ, यानी ये पूरा फुल ग्लूकोज नहीं है, ये ग्लूकोज का हाफ पार्ट अभी हमारे पास बना है। फिर क्या होगा कि ये साइकिल दोबारा रिपीट होगा, यानी एक दफा फिर से ये साइकिल होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया था ना, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी क्यों 3 यूज हुए। ये 6 थे टोटल, 6 में से 3 यूज हुए, तो बाकी 3 तो हमारे पास बचे हुए ना, वो 3 दोबारा से यूज होकर ये साइकिल दोबारा चलेगा, यानी 2 दफा हमारे पास केल्विन साइकिल होता है, तो जाके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीट होता है। कि पहले हाफ मॉलिक्यूल बनता है, हाफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं और हाफ मॉलिक्यूल बनता है, फिर दोबारा हाफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं और फिर हाफ मॉलिक्यूल बनता है। इस तरह से हमारे पास पूरा जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे उन्होंने ये शो भी किया हुआ है कि ये हाफ यहाँ से आ गया ना, फिर दोबारा साइकिल रिपीट होगा, दोबारा हाफ आएंगे, तो एक पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखे ना, अब इसमें से एक तो निकल गया था ना, क्योंकि हमारे पास ये 6 मॉलिक्यूल्स थे 3 कार्बन वाले, 3-3 कार्बन जुड़ के पड़े हुए थे और 6 ये मॉलिक्यूल्स बने हुए थे। अच्छा, अब इसमें से एक जो है वो बाहर जा चुके हैं, तो अब हमारे पास ये बच गए हैं 5। तो अब ये क्या है, हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स हैं, अलग-अलग 5 मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक के अंदर जो है वो 3-3 कार्बन एटम्स हैं। अब ये दोबारा से अपने आप को रीअरेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे ये रीअरेंज हुए थे ना और इस तरह से बन गए थे, अब ये भी अपने आप को सिर्फ रीअरेंज करेंगे और ये क्या बना देंगे, ये 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स बना देंगे फिर से, जो जहाँ से हमारा ये रिएक्शन शुरू हुआ था। फिर से ये अपने आप को रीअरेंज करके, जहाँ ये 3 है ना, 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल्स हैं, फिर ये खुद को, और ये कितने बनते हैं, 15 बनते हैं, 15 कार्बन, क्योंकि यहाँ से 3 निकल चुके हैं ना, तो 18 में से 3 जा चुके हैं, तो पीछे हमारे पास कितने बच गए, ये 15।
तो ये 15 3 5 और 15 होता है। अच्छा, पहले हमारे पास ये किस तरह बने हुए थे, 3-3 मॉलिक्यूल्स वाले, 3-3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल्स बने हुए थे। अब ये खुद को रीअरेंज कर लेंगे और रीअरेंज करके क्या बना देंगे, 5-5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स बना देंगे। यहाँ ये ना, इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, वैसे तो होनी तो नहीं चाहिए, सिंपल सी बहुत ज़्यादा ये बात है, लेकिन फिर भी अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन जाती है, बहुत सिंपल बात है। देखिए ना, कहाँ ये 3-3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 3-3 कार्बन साथ जुड़े हुए और 5 मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, लेकिन इन्होंने खुद को रीअरेंज कर लिया और क्या बना दिया इन्होंने, 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स। एक ही बात है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, कोई, हाँ, जैसे आपके पास कोई मोती है, सही है? अब आपके पास 15 मोती हैं, तो ये 15 मोतियाँ आपने एक धागे में उनको डालने हैं। आपने एक दफ़ा क्या कर लिया, मतलब आपके पास 15 मोती थे, आपने एक धागे में उनको डालना था, तो आपने 3-3 मोतियों को एक-एक धागे में डाल के ना 5 आपने यूँ बना दिए, मतलब 5 बटन बना दिए। 3-3 मोतियों वाले आपने 5 बटन बना दिए, सही है? तो भी आपके ये 15 यूज़ हो गए। आपकी मर्ज़ी है, आपने 3-3 मोती एक धागे में डाल के 5 बटन बना लिए। या फिर 5-5 मोती एक धागे में डाल के 3 बटन बना लिए। तो ये इसी तरह से है कि ये पहले जो थे वो 3-3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल्स थे, फिर उन्होंने खुद को रीअरेंज कर लिया, तो 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स बन गए। फिर ये दोबारा से साइकिल यहाँ से इसी तरह शुरू हो जाएगा, फिर से ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेगा, 18 हो जाएँगे, वो 18 खुद को अरेंज करके किस फॉर्म में आ जाएँगे, 6-6 जो है वो 6-6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स बना देंगे। लेकिन 6 कार्बन एक साथ स्टेबल नहीं थे, तो वो टूट गए, टूट के वो क्या बन गए, 3-3 कार्बन एटम्स के 6 मॉलिक्यूल्स बन गए। फिर उनके अंदर एटीपी और एनएडीपी जो है वो ऐड हो गए, जो एनर्जी जो हमारे पास पिछले लाइट रिएक्शन में बनी थी, वो इनके अंदर ऐड हो गई, ये एनर्जी वाले बन गए, कार्बोहाइड्रेट्स बन गए। इसके अंदर से एक जो 3 मॉलिक्यूल्स वाला कार्बोहाइड्रेट है वो रिलीज़ हो जाएगा। हर जो है वो साइकिल के अंदर ती हाफ ग्लूकोज़ बनेगी हर साइकिल के अंदर। ये हाफ ग्लूकोज़ बनी, यानी 1 मॉलिक्यूल रिलीज़ हो गई। इसमें से 2 या 3 नहीं रिलीज़ हो सकते, 2 इकट्ठे नहीं रिलीज़ हो सकते कि चलो ये 6 बने हुए हैं तो 2 रिलीज़ कर दें या 3 रिलीज़ कर दें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर ये 2 रिलीज़ हो जाएँगे ना, फिर तो ये कम बचेंगे, तो फिर ये साइकिल यहाँ से दोबारा से नहीं चल सकेगा। यहाँ पे 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स का होना ज़रूरी है इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होने के लिए। तो इस वजह से फिर यहाँ से सिर्फ़ 1 ही रिलीज़ होगा। जो, क्योंकि ये जो 3 कार्बन यहाँ से ऐड हुए थे ना, वो यहाँ पे अब वो रिड्यूस हो गए ना, उनके अंदर फिक्सेशन होगी, वो रिड्यूस हो गए, उनके अंदर एटीपी, एनएडीपीएच वगैरह ऐड होगी, वो रिड्यूस हो गए और वो फिर रिलीज़ हो गए यहाँ से। ये वही 3 कार्बन है जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से ऐड हुए थे। वो रिलीज़ हो गए, बाकी तो बरकरार ही है, जिस तरह ये 15 का चल रहा था, वो वही चलता रहेगा। सिर्फ़ ये जो 3 एक्स्ट्रा यहाँ से ऐड हुए थे, वो यहाँ पे रिलीज़ हो जाएँगे, फिर ये जो है वो खुद को दोबारा से अरेंज कर लेंगे और 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स बना देंगे। तो यहाँ पे यही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स वो कंबाइन कर जाते हैं 5 कार्बन कंपाउंड के साथ और वो क्या बना देते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड्स बना देते हैं। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी 6 कार्बन जो एक साथ है वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है, तो वो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में टूट जाएगा। यानी हर एक जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है ना, वो 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में, जैसे ये एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में टूट गया। ये भी एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये भी 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड में टूट गया। ये भी एक 6 कार्बन का कंपाउंड था, ये भी 2 कंपाउंड्स में टूटा, 3 कार्बन वाले। तो यही वो कह रहे हैं कि हर एक जो है ना वो 6 कार्बन वाला कंपाउंड वो 2-2 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होता जाएगा। तो 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स जो हैं फिर उनकी वो रिड्यूस होंगे। अच्छा, वो रिड्यूस कैसे होंगे? एटीपी और एनएडीपीएच उनके अंदर ऐड होगी, वो रिड्यूस हो जाएँगे। एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ से आई? लाइट रिएक्शन से आई और वो रिड्यूस होके क्या बन जाएंगे? पहले वो 3 कार्बन कंपाउंड थे, अब वो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बन जाएंगे। अब ये जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज बनाने के लिए यूज होंगे। वो कितने बने थे? 6 बने थे ना, उन 6 में से एक निकल गया ग्लूकोज बनाने के लिए और कितनी ग्लूकोज बनी? हाफ बनी, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो अभी तो 3 आए थे। तो 3 कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फिर से रीजनरेट कर देंगे ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड को, जैसे ये हमारे पास ये जो बचा था, दोबारा से ये ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, इस स्टेप में भी जो है वो एटीपी यूज होगा। ये जो है ना अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं ना, यानी ये खुद को रीअरेंज करके इस फॉर्म में लेकर आ रहा है, तो उसके लिए उनको एनर्जी तो चाहिए ना। ऐसे तो नहीं ना कि खुद ही मूव करके रीअरेंज कर लेंगे। अच्छी खासी रीअरेंजमेंट है कि ये 3 कार्बन वाले 5 कंपाउंड्स हैं, अब ये रीअरेंज करके 5 कार्बन वाले 3 कंपाउंड्स बनाने जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि ये एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी को यूज करेंगे। साइकिल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस जगह पे भी एटीपी जो है वो यूज होता है और फिर से हमारे पास एंड प्रोडक्ट सेम बन जाएगा और ये रिएक्शन जो है वो रिपीट होगा। तो मुश्किल-मुश्किल बातें अब हमने पढ़ ली हैं
और अब एक ईज़ी सी बात रह गई कि आपके पास ना शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से आ जाता है कि क्लोरोफिल का रोल बताएँ फोटोसिंथेसिस के अंदर। अच्छा, क्लोरोफिल क्या है कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती है उनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स मैंने उस टाइम भी आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट का बताते हुए कि पिगमेंट जो वो कलर्ड सब्सटेंस होता है, पिगमेंट वो चीज़ होती है जिसका कोई भी कलर होता है। अच्छा, वो कलर दे रहे होते हैं उसको और उसके बाद वो जो पिगमेंट है वो लाइट को एब्ज़ॉर्ब भी करते हैं। तो इसके अंदर जो पिगमेंट्स है वो किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं ना, तभी तो प्लांट भी हमें ग्रीन नज़र आता है। अच्छा, क्लोरोफिल अब हमारे पास जो पिगमेंट्स है ना, ये आगे पिगमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। इसमें से एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, जो कि मेन पिगमेंट है, यानी जो मेन असली काम है ना वो यही कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। एक्सेसरी का क्या मतलब है? जो उसको हेल्प कर रहे होते हैं, यानी असिस्ट कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। तो इस तरह से कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो किसको हेल्प कर रहे होते हैं? क्लोरोफिल ए को ही हेल्प कर रहे होते हैं। मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए ही है। एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन से हैं? क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, ये दोनों जो हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। तो इनके ये नाम आपने याद रखने हैं दोनों के। अब पिगमेंट्स क्या करते हैं? वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को, यानी एब्जॉर्ब करते हैं। पिगमेंट्स का ये काम होता है और उसको एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करवाने के लिए एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है? पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, अब लाइट जो कि लीफ के ऊपर, यानी लीफ है ना, ये पत्ता है इस तरह, इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है सूरज की, तो वो ये बता रहे हैं कि जितनी रोशनी पड़ रही होती है ना, उसका सिर्फ 1% लाइट जो है वो लीफ की सरफेस एब्जॉर्ब करती है। जितनी भी लाइट पड़ रही है उसमें से सिर्फ 1% एब्जॉर्ब हो सकती है। बाकी की जो लाइट है वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है। रिफ्लेक्ट का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक लीफ है ना, सही है, इसके ऊपर लाइट पड़ी, इसने अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और फंक्शन किया जो भी लाइट को यूज करते हुए, ये तो एब्जॉर्प्शन होगी लाइट की। अच्छा, अब रिफ्लेक्ट क्या होता है कि ये लाइट इसके साथ टकरा के बाउंस बैक होगी ना, वापस चलेगी, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और ट्रांसमिट क्या होता है कि इसके अंदर से गुजर के आगे चली जाएगी, यानी इसने यूज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, बस इसके अंदर से गुजर के ट्रांसमिट होकर आगे चलेगी। एब्जॉर्ब जब होगी ना लाइट, यानी ये जज्ब करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तो ही फोटोसिंथेसिस होगी। तो जितनी भी लाइट पड़ती है ना उसमें से सिर्फ 1% एब्जॉर्ब होती है, बाकी जो है वो रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ब्लू बॉक्स में बताया हुआ है कि पिगमेंट्स क्या होते हैं, क्या पता आपके पास शॉर्ट या एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो इसको देख लीजिएगा। तो पिगमेंट जो वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। विजिबल लाइट क्या होती है? जो हमें अपनी आंखों से जो लाइट नजर आती है ना, जिस लाइट का, सनलाइट का वो पार्ट जिसे हम अपनी आईज से जो है वो देख सकते हैं, जो हमें विजिबल होती है, उसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। इसके अंदर सारे कलर्स आ जाते हैं। लाइट के अंदर जो है ना वो व्हाइट जो लाइट होती है उसके अंदर रेनबो के कलर्स होते हैं ना सारे, जो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, वो सारे कलर्स इसके अंदर आ जाते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट तरह की वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। यानी इसके अंदर पिगमेंट एक तो नहीं है ना, काफी सारे पिगमेंट्स हैं, तो हर पिगमेंट जो है ना वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। वेवलेंथ का क्या मतलब है? तो जो लाइट की वेव्स है ना, इस तरह वेव्स बनी होती है, तो जो वेव्स की लेंथ होती है ना उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। अच्छा, और कलर्स क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि हर जो कलर है ना लाइट का, जैसे रेड है, ब्लू है, हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होती है और हर वेवलेंथ को डिफरेंट तरह का पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ब्लू और रेड लाइट्स है ना वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करवाती हैं। ब्लू और रेड लाइट्स, ब्लू का वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती है और ये इसके अंदर भी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, और रेड की वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग होती है लेकिन इसके अंदर एनर्जी जो है वो कम होती है। लेकिन सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ये एमसीक्यूज में आ सकता है, कौन सी दो लाइट्स करवा दी है, लाइट के कौन से दो कलर्स करवा रहे हैं? ब्लू एंड रेड। डिफरेंट पिगमेंट्स जो मैंने आपको बता दिया डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए जो मेन पिगमेंट है ना हमारे पास, वो ब्लू और रेड वेवलेंथ्स की लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी यही करवाती है और इनको एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? क्लोरोफिल ए इनको एब्जॉर्ब कर देता है। और जो बाकी की वेवलेंथ है ना, जिनको क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उनको कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट, जो क्लोरोफिल की हेल्प के लिए। कौन से? क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। आगे वो यही कह रहे हैं कि जब पिगमेंट जो है लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसके बाद रिएक्शन शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। वो जो हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, फिर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे, वो पूरा प्रोसेस होगा। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे, उनकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी और एटीपी और एनएडीपीएस बना देगी, और एटीपी और एनएडीपीएस जो है वो डार्क रिएक्शन में यूज होंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस और उसके फेजेस को, उसकी डायग्राम्स को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। और अगर किसी को कहीं से कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहे।